या हेलो एंड वेलकम, दिस इज आदित्य और आज हमारे साथ हैं संदीप दीक्षित सर। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? I'm good. राजा राम की धरती अवध से हैं आप। हाँ, मतलब हम लोग हैं उन्नाव से हैं, तो अवध का इलाका कहा जाता है। तो हम तो अपने आप को अवधी कहते हैं बहुत दिनों से। अच्छा, लेकिन आप दिल्ली के हैं, मतलब अब क्या वो जहाँ पैदा हो, जहाँ पले बड़े हो, एक तरह से मानो वहीं के हो गए, बट ओरिजिनली अवधी हैं हम लोग। कितना कनेक्टेड फील करते हैं आप राम से और उन पूरे उस एरिया से? नहीं, देखो कनेक्शन तो है, जैसे भाषा हम लोग की है, जैसे हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो अब हिंदी कोई अब वैसे तो है नहीं, सब तो उसकी वो जो लोकल उसके डायलेक्ट होते हैं उसी में बोली जाती है। तो हमारे में आपको अवधी का एक असर दिखेगा जी। हमारी भाषा, हमारी लोकोक्तियाँ, हमारी कहानियाँ, हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो वो उसमें आपको अवध का असर दिखेगा। धीरे धीरे सब असर खत्म हो गए हैं और सांस्कृतिक रूप से तो एक खिचड़ी जैसी हो गई है। अच्छा। लेकिन वो असर तो आपको दिखेगा। हमारे परिवार के जो लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं बचे हैं, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, ये हम लोगों के लिए 3 प्रमुख जगह हैं। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं बचे हैं यहाँ, पर फिर भी बहुत कुछ है। और जैसे अभी भी साधारण रूप में देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अवध में कम से कम, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ना कोई कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ कि मैं आपको कोई बृहद रूप से कुछ बहुत बता सकूं। मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूँ। राम का संबंध हमारे लिए, देखो, धार्मिक तो होता ही है लेकिन सांस्कृतिक भी है। ठीक है, जैसे मैं अभी भी बहुत मैं थकता हूँ तो हे राम बोलता हूँ। अच्छा, हाय राम, ये वाली जो होती है ना, वो एक अंदर की जितनी भावनाएं हैं वो उस नाम के उच्चारण से बहुत सी भावनाएं निकलती हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि राम एक हमारे उसमें है, एक सोल में है, उसको क्या, मैं नहीं जानता कैसे डिस्क्राइब करूं। तो वो अब आप उसको रिलीजियस मान लो, आप उसको कल्चरल मान लो, जैसा चाहे मान लो, है ना। अभी भी यार कहते हैं राम राम यार, अच्छे में बुरे में। तो ये जो चीजें हैं ना, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अवध में कम से कम जितना मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरी दादी को मैंने देखा, औरों को हमने देखा, राम बड़े प्रमुख रूप से हमारी सोच में, हमारी हर चीज में रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल या वैसा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक मेरे कल्चर में तो वो है ही। हाँ। अच्छा, और एक और चीज थी, कम से कम बचपन में हम लोग देखते थे कि बाकी जितने ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी हम लोग उतनी आराधना पूजा नहीं करते थे। कृष्ण भी थे, मेरे दादी के मंदिर में भगवान कृष्ण भी थे। अच्छा। और जन्माष्टमी उनका जन्म भी होता था, वो खीरे हीरे काट के तमाम होता था। हम लोगों के लिए तो बड़ा उत्सव होता था, कौन झूला झूलाए, क्या करे, छोटा मोटा जो होता था। लेकिन प्रमुख हमारे लिए भगवान, ईश्वर जो आप मान लो, वो भगवान राम ही थे। और मेरी दादी वैष्णव थी, मतलब विष्णु जी के अवतारों की ज्यादा आराधना करती थी। तो हमारे यहाँ शिव का उतना महत्व नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई उसको ईश्वर नहीं मानते, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं धर्म के उनमें नहीं जाता हूँ, पर कम से कम उस समय में विष्णु जी के अवतारों को मानने वाले शायद लोग एक साइड के होते थे, बाकी दूसरे होते थे। बिल्कुल। तो इस तरीके का था। और अब अभी भी जैसे अवधी कहीं सुनाई पड़ती है तो अच्छा लगता है। अच्छा। लगता है थोड़ा सा अपनापन दिखता है, और उस तरीके से आप कहें तो हम अवधी हैं, या अवध के हैं, या लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के हैं। ओके। राम को आप राजनीति में कैसे देखते हैं, स्पेशली इस इलेक्शंस? देखिए, वो मेरे हिसाब से दुर्भाग्य की बात है। हमारे ईश्वर, हमारी संस्कारों, संस्कृति के प्रतीक, हमारी भावनाओं में जैसे वो बैठे हैं, उसका राजनीति से क्या लेना देना है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। उससे हम किस तरीके का एक, समझ लीजिए, इंस्पिरेशन लेते हैं, या उससे किस तरीके से हम मार्ग समझते हैं, या उनकी जीवन से, उनकी कथाओं से, उनके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसमें हम अपने जीवन के आचरण में किस तरह डालते हैं, वो तो महत्वपूर्ण है और वो होना भी चाहिए। जिसको कहते हैं ना, अपने रूट्स से आप कनेक्टेड हैं, तो नहीं तो और क्या है रूट्स। वो मेरी धरोहर, मेरी जड़ों में राम उतनी ही हैं जितनी और सब चीजें हैं। तो अगर मैं कहूँ कि उससे मैं अलग हूं तो नहीं हूं, ठीक है। अब उसको आप अवध की संस्कृति कह लो, भारत की संस्कृति कह लो, हिंदू संस्कृति कह लो, आप जो चाहे उसको नाम दे दो, ठीक है। पर मेरे तो वो उसका हिस्सा है, कल्चर। लेकिन उसका मेरी राजनीति से क्या लेना देना। हाँ, धर्म का या धर्म के किसी कुछ सिद्धांतों का, और मैं धर्म बात कर रहा हूँ जो बृहद रूप में धर्म माना जाता है, नॉट इन दी जो उसको रिस्ट्रिक्टेड केवल कर्मकांड के सेंस में नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए माना जाता है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, मैं केवल व्यक्तिगत अपने प्योर अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में वो क्या बनता है, तो उसमें राम एक बड़े प्रतीक के रूप में आते। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेरे राम किसी और के राम से कोई
बड़े हैं, या मैं किस तरह से भगवान राम को समझता हूँ या राजा राम को समझता हूँ, और उसको मैं मेरी राजनीति में वो किस तरीके से प्रतिष्ठित हैं, कहाँ हैं, वो किसी और से ज्यादा है या कम है, वहां मैं नहीं चाहता कि राजनीति बने। क्योंकि जब आप भगवान को राजनीति में ले आएंगे तो फिर आप तो उसके भक्तों को बांट देते हैं ना। भक्तों को कैसे कोई बांट सकता भाई? और भक्ति तो भक्ति होती है। जैसे मैं कई बार कहता हूं, जैसे कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं नहीं नहीं भैया मैं गुरु नहीं। मैं कहता हूं देखो, चेले का अधिकार है गुरु मानना, गुरु चेला माने ना माने, तो भक्तों का है कि ईश्वर है मेरे। तो कौन होता है कि भक्तों को कहने के लिए कि तुम कम भक्त हो, तुम ज्यादा भक्त हो? ये भी है। यार ये कोई इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी होता है, ये कोई स्पर्धा थोड़ी है भक्ति की, आराधना की, या किसी के प्रति समर्पण भावना की। हर किसी की अपनी होती है। अब क्या हम कभी कंपेयर करते हैं कि मैं अपनी माँ को ज्यादा प्यार करता हूँ या आप? मैं कौन होता भी कहने वाला कि आप अपनी माँ से किस तरीके से संबंध रखते हैं? बिल्कुल ठीक। किसी का अधिकार है किसी और के बारे में कहना कि आप अपने पिता से कम सम्मान करते हैं, क्या करते हैं? नहीं ना। तो मेरे ख्याल से उसी तरीके से ईश्वर के प्रति आपकी क्या भावना है, कितनी गहरी है, कितनी नहीं है, वो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत है। ओके। और स्वाभाविक है ना, समाज और समाज के संस्कार और समाज की रीतियां आपको समझाती हैं। जैसे समाज की बहुत सी चीजें हमें बहुत सी चीजें समझाती हैं। हम खाना कैसे खाएं, हम कपड़े कैसे पहने, हम भाषा कैसे बोलें, हम बड़ों को किस तरीके से आप कहें या वो कहें। अब जैसे सीधी बात है, अब आपकी दिल्ली में मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग एक दूसरे को तू से कहते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ तो तू गाली मानी जाती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं तो अभी अपने दोस्तों को भी, हम लोग लखनऊ में या उधर में, आप ज्यादातर बोलता हूँ, या बहुत हुआ तो तुम। अच्छा, तू तो मुंह से निकलता ही नहीं है। पर अब क्या इसका मतलब है, क्योंकि मैं एक अलग संस्कार में पैदा बड़ा हुआ हूं, ये समझो कि हम आप बोलने वाले कोई सुपीरियर है उनसे जो तू बोलता है, ये बदतमीज है, ये जाहिल है, क्या मैं यूं कहूं या नहीं? ये अपनी तरीके से बड़ी, आजकल बच्चे एक दूसरे को तू कहते हैं, कई जगहों पे माँ और पिता को तू कहा जाता है, लेकिन वो प्यार का उद्घोष है। पर क्या मैं कहूं कि क्योंकि हम आप कहते हैं, आप साउंड बड़ा अच्छा करता है, बड़ा रॉयल साउंड करता है, बड़ा धार्मिक साउंड करता है, तो मैं आप कहूं तो मैं ज्यादा अच्छा इंसान हूं, आप तू कहो तो आप कम अच्छे इंसान हो। ये थोड़ी होता है, इस तरह की कोई कंपैरिजन थोड़ी होती है। नहीं, सही बात है। सर, हाउ डू यू सी इलेक्शन सो फार? देखो, ये थोड़ा सा असमंजस में डालने वाला चुनाव है, क्योंकि पिछले अगर आप साल डेढ़ साल से देखें, और मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं बात कर रहा, क्योंकि मैं दिल्ली के बाहर भी बहुत घूमता हूँ और मेरा काम ही मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में है, तो वहां भी मैं जाता रहता हूँ। साल डेढ़ साल 2 साल से जो चकाचौंध थी प्रधानमंत्री के नाम की, वो गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर किसी, अब मैं उसमें तमाम कारणों में नहीं जाऊंगा, को कहीं गरीबी हो सकती है, कहीं महंगाई हो सकती है, कहीं बेरोजगारी हो सकती है, कहीं कुछ उनकी उम्मीदें पूरी नहीं वो हो सकती हैं, कहीं उनको लग सकता है कि प्रधानमंत्री हमारी अपेक्षा के साथ नहीं बने, कहीं झूठ, जो भी हो सकता है, कारण हो सकता है। जो एक चकाचौंध थी वो बहुत कम हुई है, ठीक है। और जब चकाचौंध कम होती है तो एक किसी भी सरकार का डाउनस्लाइड शुरू होता है, और कभी कभी अगर आप उसको समझे नहीं तो वो पकड़ में नहीं आता है। जैसे आपने देखा है, कभी राजनीति में किसी का उरोज होता है तो रोके से नहीं रुकता है। जैसे 2011, 12, 13 में आम आदमी का हुआ था, या 12, 13 में नरेंद्र मोदी जी का हुआ था। कुछ भी हम कर लेते कांग्रेस के रूप में, इधर पकड़ो उधर पकड़ो, वो उधर से निकल जाएंगे, एक होता है, एक मोमेंटम जब बनता है। और इसी तरह जब डिक्लाइन आता है तो कभी कभी वो रोके नहीं रुकता है। तो अब वो जो शुरू हुआ है, क्या वो वोट में ट्रांसलेट होगा और कितना होगा, दिख तो रहा है कि हो रहा है, ठीक है, लेकिन कितना होगा, क्या वो 280, 270 पर बीजेपी लुढ़क जाएगी? उसको, मुझे तो लग रहा है कि 300 तक रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है, नीचे तो वो जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। उसमें मैं अपना व्यक्तिगत क्या वो नहीं कह रहा हूं अभी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 280 जाएंगे, कोई 240 बता रहे हैं, कोई 220 बता रहे हैं। अब वो कहां तक नीचे गिरता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब ऐसी कोई भावना आती है समाज में, या दिखता है कि वर्तमान सरकार के ऊपर प्रश्न लगने लगे हैं, तब विपक्ष की भूमिका बन जाती है उन प्रश्नों को बड़े सवाल बनाना, और उन बड़े सवालों से लोगों के अंदर में जो एक हमेशा एक भावना रहती है कि बदलाव की चाहने की, उस भावना को और आगे बढ़ाना। क्या हम एक विपक्ष के रूप में, चाहे इंडिया अलायंस की बात करो, चाहे कांग्रेस की बात करो, चाहे दीगर राज्यों में जो प्रतिष्ठित पार्टियां उनकी बात करो, क्या हम लोगों की भावना के अनुकूल जिस तरीके का कैंपेन करना चाहिए उसको मैच कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम।
ओके। ठीक है, वो मैं नहीं जान पा रहा हूं क्योंकि मैं सीमित हूं इधर। मुझे लगता है कि अगर हम शायद हम जो जिस तरीके से हमको लड़ना चाहिए ये चुनाव, शायद उतना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। अब उसमें साधन संसाधन की बात हो या कहो मीडिया एक तरफा है, जो भी कारण कह लो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक उसमें दूसरा पक्ष भी है कि कभी कभी जब पलटता है तो पलटता है, अच्छा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप कहें, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो मेरे दिल की भी चाह है कि पलटे, तो एक जो भी जब आप विपक्ष के किसी व्यक्ति से बात करेंगे वो अपना प्रेजुडिस दिखाएगा, सरकारी पक्ष के व्यक्ति से बात करेंगे वो अपना प्रेजुडिस दिखाएगा। पर मेरा प्रेजुडिस या मेरे अंदर की भावना कम, मेरी जो सोच समझ है वो दिखा रही है कि हो सकता है मामला पलट रहा है। ओके सर, जस्ट लाइक 2019 और 14 में ये था कि मोदी वेव थी पूरी की पूरी और उसके खिलाफ कोई इशू नहीं होते थे। अभी पहले चरण के बाद ये लग रहा है कि मोदी वेव और मोदी फैक्टर के खिलाफ लोकल इश्यूज जो हैं, लोकल फैक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिक्लाइन देखने में आ रहा है बीजेपी का। देखो था, पहली चीज तो ऐसा नहीं था कि 14 में या 19 में इश्यूज नहीं थे। 14 में तो दूसरा था क्योंकि सत्ता पक्ष हम थे। ठीक है, और हम लोगों ने जिस तरह अपने आप को हमें प्रदर्शित करना चाहिए था, हमारे ऊपर उठे सवालों को संगठित रूप से हमें पुरजोर तरीके से उनका मुकाबला करना चाहिए था, हमने नहीं किया। और हमको जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो शायद अपने कमजोर राजनीतिक रणनीति के कारण ज्यादा। और 19 में पुलवामा हो गया और तमाम चीजें हो गई, तो वो चुनाव स्ट्रिक्टली आज के चुनाव से उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मानिए, जब बड़ा चुनाव होता, बड़ा चुनाव में लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, तो बड़े मुद्दे भी होते हैं जिसको राष्ट्रीय मुद्दे कहे जाते हैं। बड़े छोटे में मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा अच्छे कम अच्छे, मैं एक स्तर की बात कर रहा हूं। बड़े मुद्दे होते हैं जैसे 2 4 5 राज्यों में चलते हैं, छोटे मुद्दे होते हैं जो राज्य में या स्थानीय इलाके में या जिले में या तहसील में या गांव में चलते हैं। छोटे मुद्दे तब सामने आने लगते हैं जब कोई बड़ी भावना प्रबल नहीं होती है। ओके, जैसे इन्होंने एक वो पाकिस्तान के खिलाफ जो किया उसकी भावना, या करप्शन की भावना और विकसित देश की भावना 14 में, ये बड़ी चीजें हैं। ये जब नहीं आती हैं तो जैसे भाई मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरे घुटने में दर्द है, मैं घुटने का दर्द भूल जाऊंगा। भाई अभी मेरी बड़ी हड्डी टूटी हुई है, मुझे ऑक्सीजन मिली हुई है, खून मेरे से निकल गया है, तो जब वो सब ठीक हो जाएगा और मैं फिजियोथेरेपी में आ गया, तब मेरे घुटने का दर्द भी दर्द करने लगता है ना, क्योंकि वो जब मामला खत्म हो गया। अब अगर ये मेरा घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। जीवन मिल गया, फिर मेरी कंसंट्रेशन रहेगी यार घुटना किसी तरह ठीक हो तो मैं चलना फिरना शुरू करूं, दोस्तों के घर जाना शुरू करूं, मॉर्निंग वॉक शुरू करूं, जो भी मेरी आदतें हैं। तो जब ये दिखने लगता है दर्द, जैसे आपने कहा, इसका मतलब है बड़ा मुद्दा कोई नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री का नाम और प्रधानमंत्री का काम हमेशा बड़े मुद्दों से जुड़ा होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री को नाली खड़ंजे पे या स्थानीय दिक्कतों पर वोट नहीं पड़ता है, उसको बड़े माहौल पे वोट पड़ता है। तो अगर बड़े माहौल पे वोट नहीं पड़ रहा है तो जो बाकी माहौल हैं वो बहुत ज्यादा इनके अनुकूल नहीं है। ओके सर, दिल्ली स्टेट की बात करते हैं हम। आप चाह रहे थे चुनाव लड़ना, टिकट नहीं दी पार्टी ने आपको, और उसके बाद मीटिंग्स भी हुई और आपने कहा कि आउटसाइडर्स हैं जिनको टिकट दी है, चाहे उदित राज हो, कन्हैया कुमार हो, और एक मीटिंग में आपने कन्हैया कुमार को हड़काया भी, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। तो क्या है वो पूरा मामला जिसके नहीं देखिए, मीटिंग में क्या किया क्या नहीं किया वो हमारा इंटरनल है। और जो हमने बात कही, चाहे आउटसाइडर की, किसी की औरों ने भी कही, पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई नॉर्थ ईस्ट से टिकट नहीं मांग रहा था, मैं चांदनी चौक से मांग रहा था। और वो इसलिए क्योंकि आज से करीब 4-5 महीने पहले, पर आप रहे हैं एमपी वहां से। हाँ, पर 4-5 पहले ही मुझे स्पष्ट, मैं कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब कोई नाम ये लोग कहीं डालना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अच्छा। तो मुझे तभी पता चल गया था कि नॉर्थ ईस्ट अवेलेबल नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट तो सब लोग मुझसे कह रहे थे आप मांगोगे तो यूं मिल जाएगी। अच्छा। और मुझे मालूम था कि मैं मांगूंगा भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं चांदनी चौक में जाने का कोई और कारण नहीं था। मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोगों से मुझे बहुत ज्यादा कोई संबंध नहीं है। मैं थोड़ा सा एकला चलो में ज्यादा रहता हूँ, तो वो पता था ठीक है, अब पार्टी का अपना निर्णय है, वो दे या ना दे वो उनके ऊपर है। हमारे यहाँ ये है कि हमको अपनी बात कहनी चाहिए, और मैं तो अपनी बात हमेशा कहता हूँ, आज ही नहीं तब, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है ना, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ लेकिन मैं नौकरी नहीं करता हूँ किसी पार्टी की, तो मैं अपनी बात कहता हूँ, उसके बाद जो है चलता। तो अब उन्होंने जिसको टिकट दी, जिसको टिकट नहीं दी, वो कांग्रेस हाईकमान जाने। अब उसमें अब स्वाभाविक है, जब चुनाव होता है तो चुनाव में तो पर आप कांग्रेसी हैं,
हाँ। फिर आप कैंडिडेट कोई भी हो, आपको तो कांग्रेस के लिए काम करना है। तो हम तो पहले भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, आगे भी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। लवली छोड़ के गए हैं पार्टी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इग्नोरेंट फील कर रहे थे वो, या वो भी टिकट मांग रहे? नहीं, देखो वो सब ठीक है, आदमी कुछ भी फील करे, और हर व्यक्ति की अपनी फीलिंग होती है। अब हम और आप तो नहीं कह सकते क्या फील करो, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ फीलिंग होती है, उसका जो भी कारण रहा होगा। भी देखिए, लवली जी पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, ठीक है, जो भी उनके कारण रहे हों, हम ही ने उनको बुलाया, ये भी बात सही है, सबने फोन किया कि आप आ जाइए। उसके बाद आपने उनको दिल्ली में, नई दिल्ली, ईस्ट दिल्ली से टिकट दी। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर में जो हमारे नीतिगत निर्णय लेते हैं, उस निर्णय की प्रणाली के अंदर ये एक प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फिर आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो आपने उनको प्रदेश अध्यक्ष लायक माना। तो जब ऐसे व्यक्ति नाराज है या निराश है या कुछ भी है, तो एक कोशिश करनी चाहिए उन चीजों को दबा के ठीक करने, क्योंकि इससे नुकसान किसका होता है। देखो बहुत अच्छा है, सिर्फ लवली के केस में नहीं, बाकी लोगों के केस में भी। और यहाँ मैं कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की जो बातें होती है उससे थोड़ा अलग सोचता हूँ कि नहीं यार, हमें इतनी आसानी से लोगों को नहीं जाने देना चाहिए। तो ये अपने ही लोग हैं, लोग जाते हैं तो परिवार टूटता है। आप ये कह सकते हैं कि लाखों है ना, लाखों हैं कांग्रेस में, तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं है? ये तो भाई ये तो सीनियर लोग जाने कुछ भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लवली के केस में हम रोक सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को, जितनी हम लोग आज कोशिश करते हैं लोगों को पार्टी में रखने की, जो जिस कारण से भी वो निराश हैं, वो हमें थोड़ा बढ़ चढ़ के और ज्यादा करना चाहिए। हो गया। और ये तो है नहीं कोई, क्योंकि एक और चीज मैंने देखी है कि बहुत से ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जो एक जमाने में तमाम रोज लॉयल्टी कहा करते थे, रोज बड़े क्लोज माने जाते थे हाईकमांड के, भाई वो लोग क्यों फिर छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है, और मुझ जैसे पे फॉर एग्जांपल हमेशा सवाल लगता है, मैं तो कोई हाईकमांड के क्लोज हूं नहीं, मैं तो 10 साल से मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे को 10 साल से कोई टिकट भी नहीं दी, मेरे को 10 साल से, अब जैसे 2020 का जो दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें जो 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बनाई गई थी, मुझे तो उसमें भी नाम नहीं था। अच्छा। तो इसका मतलब है मैं दिल्ली के 40 शहरों में भी नहीं हूँ, ठीक है, इसका मतलब है मैं दिल्ली के बड़े नहीं नगण्य नेताओं में एक हूँ, बल्कि हो सकता है कांग्रेस में नेता भी ना हूँ, ठीक है। जयपुर में ये कहा वो 350 लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें भी मैं नहीं था। तो मतलब नेशनल लेवल पर भी मेरी कोई औकात नहीं है, स्टेट लेवल पर भी मेरी नहीं है। लेकिन इस बात पे क्यों परेशान रहते हैं मैं फिर कांग्रेस छोड़ूं या ना छोड़ूं? मेरा ये कि जो छोड़ते हैं उनको तो रोको। आप नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं है। नाराज किस बात से नाराज होंगे? आप कांग्रेस हाईकमान को भी कई बार कहते हैं कि ये अहंकारी हो गए हैं, या इस तरीके की बात होती रहती है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कभी अहंकारी हो गए, मैं उस पर कहता हूं कि कांग्रेस हाईकमांड को जब नीचे उतरकर लोगों से बात करनी चाहिए तो बात करनी चाहिए भाई। वो तो कांग्रेस के चिदम्बरम साहब ने भी कहा था कि 2014 में कि हमारी सरकार एरोगेंट हो गई थी, आपको याद होगा। राहुल जी ने भी एक दो के कहा कि सरकार एरोगेंट हो गई थी। तो वो कहें तो सच है, हम कहें तो व्यक्तिगत, ये थोड़ी है। अच्छा, अहंकार का, एरोगेंट का मतलब अहंकार ही होता है। अहंकार का मतलब ये नहीं होता है कोई कि आप अच्छे बुरे हैं, ये है कि आप चीजों को ना समझ के किसी और कारण से जो विषय सामने आ रहे हैं उनको दबा कर अपने अहंकार में उनको नहीं सुनते। और मेरी नाराजगी की क्या बात है भाई? मैंने तो ये आज जो आपकी बात टिकट मैंने मांगी है, ये शायद 10 साल में पहली बार मैंने पार्टी से कुछ मांगा, ठीक है, नहीं दिया उन्होंने। अगर कोई कहेगा आप निराश हो, स्वाभाविक है कि निराश हूं भाई, क्यों नहीं निराश हूंगा? अगर निराश ना हो तो मांगा क्यों मैंने? ठीक बात। मैं कोई ऐसे हार्ड मास का थोड़ी बनाऊं कि मैं कोई आइडियल आदमी हूं। वो तो जो वो आपके सामने सिर्फ झूठ बोलेगा जो कहेगा नहीं भाई पार्टी का हाईकमांड था, पार्टी का जो निर्णय है वो तो हमको सबको पब्लिकली बोलना पड़ता है। आप भी कई चीजें पब्लिकली बोलोगे, उसका ये मतलब थोड़ी कि अंदर में मेरा वो है। मैं सिर्फ ये कि जो अंदर है वो बाहर बोलता हूँ। अच्छा, अगर कोई कहे कि क्या कैंडिडेट मिलने का सही निर्णय सही है कि गलत है, जिनको केवल मक्खन लगाना है वो कहेंगे नहीं साहब बहुत कमाल का निर्णय है, और जिनको सच बोलना है वो सच बोल देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है, कितना मुश्किल होता है उस पार्टी के साथ खड़े होना जिस पर इतने आरोप प्रत्यारोप थे? नहीं, देखो दो बातें हैं। ऐसा है, आम आदमी पार्टी से हमारा क्या रिश्ता रहा है, किस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया है, और आज से 1-8 साल बल्कि 6-8 महीने पहले जब तक ये अलायंस की बात नहीं चली थी वो क्या बोलते रहते थे हमारे लोगों के बारे में सबको पता है, ठीक है। 8-10 महीने से उनको क्या सद्बुद्धि आई है या उनके ऊपर सीबीआई ईडी की लट पड़ी है, तो उनको लगता है कि अब वहां से कुछ नहीं मिलेगा, जिनके साथ वो चलते रहे पिछले 10-1 साल
और बार बार हम लोग कहते हैं कि बीजेपी से उनका कुछ अनूठा संबंध रहा है, उनको लगता है उस संबंध से उन्हें वो क्या कहें, वो जगह या वो जो होता है एक सहूलियत नहीं मिल पा रही है जो उनको लगता था। तो वो धीरे 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 कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर वो वही बातें बोलने लगे हैं जो कांग्रेस बोलती थी। ओके, ठीक है कि नहीं, एक सेकुलर देश की हम बात करेंगे, एक लिबरल, एक खुले हुए, एक मानवाधिकारों मानववाद से जुड़ी हुई सरकारों की हम बात करेंगे, हम गैर बराबरी को हटाने की बात करेंगे, हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान देने की बात करेंगे, हम सरकार और धर्म के बीच में एक सम्मान का रिश्ता तो है वो तो होगा, लेकिन बाकी रिश्तों को हम अलग करेंगे। राजनीति अलग होती है, धार्मिक व्यवस्थाएं, धार्मिक सोच और चिंतन अलग होता है, वो एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। ये सब बातों पे अब हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा हद तक जो कांग्रेस का एक बड़ा सोच है राष्ट्रीय सरकार के बारे में, उसके पास आकर वो खड़ी हुई। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना जो 60 और 70 और 80 में थी, वो शिवसेना आज की शिवसेना नहीं है। बिल्कुल, उसकी परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। तो आज शिवसेना और हमारा जो गठबंधन हो रहा है उस पर कोई वो सवाल नहीं खड़ा कर रहा जो आज से 4 साल पहले जब महाआघाड़ी की सरकार बनी थी तब लोग पूछ रहे थे। शिवसेना का व्यवहार बड़ा एक प्रभावी, बड़ा एक इंप्रेसिव, तो शिवसेना को तोड़ ही दिया गया है। हाँ, वो अलग है, पर मैं कह रहा हूं कि अब आज उस गठबंधन पे कोई सवाल नहीं उठाता है, शिवसेना के, कांग्रेस के, एनसीपी के गठबंधन में। उसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी ने अपने आचार और विचार बदले हैं तो हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक बार देख लेते हैं नेशनल लेवल पे। राज्य सरकार पर जब मुद्दे आएंगे, जब 2025 का चुनाव आएगा, तब कहानी क्या बनती है वो तब देखेंगे। तो ये परिस्थिति या ये चीजें उस समय की या कम से कम स्टेट लेवल पर अप्लाई नहीं करेंगे। हाउ डू यू सी राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन? राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन, पहली चीज तो वो पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, हाँ, जो क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ, हैं। ये भारत जोड़ो के बाद सिद्धू? नहीं, पहले से मुझे लगता है कि ये जो एक है कि वो नॉन सीरियस, ये सब नहीं है। देखो क्या मतलब है नॉन सीरियस का, वो सारे समय इसमें रहे हैं। कुछ समय ठीक है, हर व्यक्ति का अपना तौर तरीका होता है, कोई कितना समय देता है, कोई क्या करता है, वो अलग बात है। एक तो वो मेरे ख्याल से हमेशा से सीरियस पॉलिटिशियन रहे हैं। ये बात जरूर है कि कभी कभी किन चीजों को हम सामान्य तरीके से एक पॉलिटिशियन की डेली या मंथली या एनुअल एक्टिविटीज में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप या कोई, अगर आप नीचे उतर के किसी सामान्य राजनीतिक व्यक्ति से कह दोगे कि भाई सामान्य में एक दिन की दिनचर्या किसी राजनीतिक की क्या होनी चाहिए, एक हफ्ते में उसे क्या करना चाहिए, एक महीने में उसने क्या करना चाहिए, तो वो जो कुछ जो स्टैंडर्ड या हमारे जो एक साधारण मानक हैं वो लिख देगा, इनको ये चीजें करनी चाहिए। राहुल जी उसमें पूरी तरीके से वो चीजें नहीं करते हैं जो एक साधारण व्यक्ति समझता है। वो राजनीति में थोड़ा सा चिंतन ज्यादा करते हैं, राजनीति में वो ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो नॉर्मल एक राजनीतिक नहीं मिलेगा, वो पढ़े लिखों से भी मिलते हैं, वो एकेडमिशियन से भी मिलते हैं, वो और लोगों से, वो केवल राजनीति के अंदर से विचार विमर्श नहीं करते हैं, बड़े समाज के बड़े हिस्से से भी करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि सिर्फ वही चीजें जो वोट लाती हैं केवल वही बोलना जरूरी नहीं है, मुझे अपने मन की बात, बल्कि मुझे लगता है कि राहुल जी अपने मन की बात, प्रधानमंत्री का जो भले कार्यक्रम हो मन की बात, उससे ज्यादा अपनी मन की बात कहते हैं, क्योंकि वो सच्चे सरल तरीके से कहते हैं। और ये कभी कभी होता है कि भाई उनकी बात से लोग राजनीतिक रूप से उतने प्रभाव में नहीं आते होंगे, कुछ लोग कहते हैं, पर फिर भी वो अपनी बात सच्चे तरीके से कहते हैं। तो कुछ चीजों में शायद उनकी समझ या उनका आचरण जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिटिशियन कि आप समझ लो टाइम टेबल या दैनिक तारिणी के हिसाब से नहीं बनता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कभी भी कि वो पॉलिटिशियन नहीं रहे। इज ही कैपेबल टू लीड? हाँ, देखो मैं आपको एक ही बात बताता हूं, ठीक है। इनका कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल रहा 2017 से 2019 तक, ठीक है। उसके बाद का भी आप कार्यकाल कांग्रेस अध्यक्षों का देख लीजिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी को। 2017 और 19 में आप सब मानेंगे, जैसे आपने खुद ही कहा कि कई चीजों में नरेंद्र मोदी जी का उतना प्रभाव नहीं है जितना पहले था, अलग अलग इलाकों में शायद उतना वो ताकतवर नहीं दिख रहे जो पहले दिख रहे। हाँ, जो जिस कारण से रिजल्ट क्या भी आता है, लेकिन एक बेसिक मान ये है कि 17-18 में मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज से कहीं ज्यादा थी, ठीक है। आप 17 से 19 के बीच में देख लीजिए कितने चुनाव कांग्रेस ने जीते, और पिछले 3 साल में उन्हीं राज्यों में हमने कितने चुनाव जीते।
तो अगर आप प्योर राज का सक्सेस रेट देखें तो राहुल जी का शायद 300% होगा आज के सक्सेस रेट से। पर उसमें मैं कह रहा हूँ सक्सेस रेट पहले देखो, अल्टीमेटली तो पॉलिटिशियन में सक्सेस रेट होता है ना भाई। अगर हमको 50 की जगह 250 सीटें आ गई होती तो आप ये सवाल हमसे नहीं पूछते ना। तो बात तो जीत भारत जोड़ो तो मेरा ये मैं ये कह रहा हूँ 17 से 19 के बीच में उनके अध्यक्षीय काल में जितनी हमको सफलताएं मिली वो सफलताएं अपने में एक, अगर आप 2019 का पार्लियामेंट चुनाव छोड़ दीजिए जिसको हम लोग चाहे पुलवामा हो, बालकोट हो, कई और चीजों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक काफी अच्छा और अच्छी उपलब्धियों का काल रहा। और अगर वो एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो लीडर तो है ना। पर सर आप ये भी देखिए 19 का पूरा चुनाव हार गए उनके लीडरशिप में। दूसरा पिछले 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये था कि भाई राहुल ने यहाँ यात्रा करी और पूरा का पूरा वो भी हार गए। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जस्ट लाइक अभी रिसेंटली वो अमेठी से रायबरेली जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उन्हीं के लफ्जों में कि डरो मत, भागो मत। क्या कहोगे आप इस पर? नहीं देखो, ऑपरेशन क्या कहता है उनको तो कहना चाहिए, है ना। और क्योंकि राहुल जी में दम है इसलिए तो कहते हैं। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, नोबडी फ्लॉग्स अ डेड हॉर्स, कि मरे घोड़े को कोई चाबुक नहीं मारता। वो राहुल जी पे इसीलिए हमला करते हैं कि जानते हैं ना कि जीवित है, घोड़ा है, किसी भी दिन हमसे आगे निकल जाएगा। तो हो सकता है वी डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेट। नहीं वो अलग है, वो तो आप अपनी कहानी बनाओगे। हर आदमी कहता है वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेट। ये तो राजनीति की एक रणनीति है, और अगर सक्सेस हो जाए तो क्यों नहीं। भाई राजनीति में कोई ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि इसी फॉर्मूला से आपको सक्सेस करना है। वो केमिस्ट्री थोड़ी है या कोई फिजिक्स थोड़ी है, ये तो सोशल साइंस है ना, समाज शास्त्र के चीजें। समाज शास्त्र में तो 50 इक्वेशन काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें, जो मैं और बात बता रहा था कि ठीक है 2019 में इन्होंने छोड़ा, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। एक तरीके से तो नैतिकता का उदाहरण था ना। उसके बाद कांग्रेस ने ही निर्णय ले पाई कि हम नया अध्यक्ष रखेंगे। उन्होंने सोनिया जी से कहा आप अंतरिम अध्यक्ष रहिए, जो भी कारण है। राहुल जी तो उससे अलग हुए। फिर राहुल जी ने जब यात्रा की तो आप देखिए यात्रा के इमीडिएटली बाद जो चुनाव हुए उन राज्यों में फर्क पड़ा। महाराष्ट्र में भी आज एक अलग माहौल है। हम एक या दो राज्य में वो माहौल नहीं बना पाए, खासकर मध्य प्रदेश में और एक आध और आपने काम किया था और वहां और कारण है। तो आपको भी सुंगहाट नहीं हुई कि एक नहीं ठीक 100%। आपने बताया नहीं राहुल को या किसी को? नहीं, राहुल जी से तो हमारा संबंध नहीं है, हमारा तो पार्टी के और लोगों से संबंध है। हमने तो बल्कि अगस्त सितंबर में ही पार्टी को आगाह कर दिया था कि हालत अच्छे नहीं दिख रहे। खैर उसमें मत जाइए, स्टेट का हम बात कर रहे हैं। वो और कारणों से हम लोग मध्य प्रदेश में बुरी तरह पिट गए। कुछ कारण थे कि हम छत्तीसगढ़ में हार गए। वो अगर हम स्थानीय स्तर पर उनको संभाल लेते तो मध्य प्रदेश तो मैं इतना नहीं कहता हूं, पर छत्तीसगढ़ तो कम से कम जीते। और राजस्थान एक अलग कहानी थी। लेकिन ये कहना कि क्या इसका असर नहीं हुआ, आप देखिए महाराष्ट्र में असर है, केरला में चलो वो तो कांग्रेस का प्रदेश है, तेलंगाना में जो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था वहां असर हुआ, कर्नाटक में असर हुआ। आज पंजाब में देखो, अभी 2 साल पहले 2.5 साल पहले हम लोग बुरी तरह हारे। आज सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी तगड़े रूप से आ गई है। हो सकता है कि हम लोग इसी चुनाव में ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें जीत लें। मैं ये कह रहा हूं कि उन स्टेट्स में भी ध्यान दो जहां इनकी यात्रा गई थी और अच्छा प्रभाव हुआ है। ओके, जिस तरीके से आपने बात की कि इंडिया अलायंस या कांग्रेस थोड़ा कम बैक कर रही है, वो लीडरशिप के बजाय लोकल इश्यूज के सहारे कम बैक कर रही है, जितना भी अभी सुनने में आ रहा है। इसके अलावा जैसे हम इलेक्शन स्ट्रेटेजी देखते हैं 3 बड़े लीडर्स की कांग्रेस की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं दलित के ऊपर में, रिजर्वेशन के ऊपर में, प्रियंका गांधी जवाब देती हैं डायरेक्ट, प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं उसका, और राहुल गांधी सीधे पब्लिक इश्यूज पे बात कर रहे हैं। तो इसको, इस स्ट्रेटजी को पहले देखते हैं। पहले आपका जो सवाल था कि लोकल इश्यूज पर लोकल इश्यूज पर भी लोग से आप हरियाणा की बात हम नहीं, आप लोकल इश्यूज ही मान लो ना। एक जनरल स्टेटमेंट आपने दिया तो मैं मानता हूं लोकल इश्यूज का। लोकल इश्यूज पे भी तो उसको ऑल्टरनेटिव चाहिए ना, है ना। तो कम से कम लोकल इश्यूज पे तो वो मान रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है, बड़े में ना मान रहे हूं, पर वो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि पब्लिक इस बात को अब नहीं मान रही है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। वो ये कह रहे हैं कि वॉट एवर इज द ऑल्टरनेटिव इज एन ऑल्टरनेटिव। अंग्रेजी में मैं कहूंगा जो भी विकल्प है वो विकल्प है। ये विकल्प तो पहले भी था। तो आपके बात करने के तरीके की अगर हम लाइन लें तो इसका मतलब है पहले जो विकल्प था उसको विकल्प नहीं मान रहे थे, आज उस विकल्प को विकल्प मान रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी तब्दीली आई है, और ये तब्दीली तभी आएगी जब आप अपने आप को विकल्प के रूप में दिखाओगे और उसको बताओगे कि ठीक है कल आप मुझको नहीं मान रहे थे, आज आप मान रहे हो ना।
कल की बात कल की थी, स्वाभाविक है कि अगर मान रहे होते तो हो सकता है 2014 में हम चुनाव जीत जाते। राजनीति में कभी एक परसेप्शन होती है नेता की, समय समय में वो परसेप्शन बदलती भी तो है ना। भाई शीला दीक्षित जी को 2003 में 8 में देश में उनकी वाहवाही होती थी, आज आप देख लो उनका क्या नाम है। 12-13 में माहौल कुछ और हो गया, बात पलट गई। फिर हम आते हैं कि इन तीन नेताओं की आप जो बात करें कि राहुल जी किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, प्रियंका जी क्या बोल रही, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए हर राज्य में आज ये मेरे ख्याल से काफी दिनों बाद हुआ है कि उसकी एक टीम्स हैं कि यहाँ ये 3 नेता खूब जा रहे हैं, यहाँ ये 2-3 नेता खूब जा रहे हैं। कई राज्यों में ऐसा हो रहा है ना। तो आप देखिए पहली बार शायद 8-10 साल में हम लोगों ने स्थानीय नेतृत्व को स्थापित करके लोकसभा में उनका इस्तेमाल किया है। अगर आप 2014 देख लें या 19 देख लें, मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, आप लोगों के पास ज्यादा आंकड़े होंगे, हमारे कितनी जो एक पैंथियन ऑफ लीडर जिसको कहते हैं या पूरी एक क्लब था नेताओं का, वो कितने थे तब। आज देख लो, आज आप देखो अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया की भाषणों की बात करते हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो हम वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अगर हिमाचल में बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। अगर हम राजस्थान में बात करें तो हम गहलोत जी और सचिन जी की बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो हमारी 3 या 4 ऐसे नेता हैं अलग अलग इलाकों में जो कैंपेन कर रहे हैं। उसी तरह बिहार, उसी तरह उड़ीसा, हर जगह। अब हम ये नहीं कह रहे कि केवल राहुल जी और ये 2 जने थे, तो राहुल जी, खड़गे जी और प्रियंका जी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, जो उनकी जो उनको स्वाभाविक रूप से लगता है कि मैं बोलने में ज्यादा हूं। दूसरा, स्थानीय स्तर पर वहां के मुद्दों को हमारे लोकल नेता उठा रहे हैं। तो आप देखिए महाराष्ट्र का डिस्कोर्स अलग चल रहा है, कर्नाटक का अलग चल रहा है, तेलंगाना का अलग चल रहा है, बिहार का अलग चल रहा है। पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे? 2004। आपको याद होगा बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा था कि 2004 राज्यों के चुनाव का एक जमावड़ा था। हर राज्य ने अलग अलग तरीके से लोकसभा चुनी और अटल बिहारी हार गए। वही अभी हो रहा है कि अलग अलग राज्य अपने अपनी तरीके से अपनी अपनी लोकसभाएं चुन रहे हैं। मतलब अपने कहीं 20 कैंडिडेट हैं, कहीं 16 कैंडिडेट हैं, कहीं 30 कैंडिडेट हैं। और अगर स्थानीय स्तर पर वो चुनना शुरू कर देंगे तो सरकार पलटेगी। अच्छा सर, प्रियंका गांधी को चुनाव में कांग्रेस उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, क्यों चुनाव नहीं लड़वाना चाहते आप उनको? और प्रियंका गांधी को आप कैसे देखते हैं इन कंपैरिजन टू राहुल गांधी? सीधे फार बेटर। नहीं, देखो ये कंपैरिजन तो फेयर नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन आप कैसे करोगे? राहुल जी बहुत दिनों से एक्टिव राजनीति में रहे हैं, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल राजनीति। प्रियंका जी संगठनात्मक राजनीति में ज्यादा रही हैं। ठीक है, अभी तक कम से कम उन्होंने इलेक्टोरल राजनीति में कदम नहीं रखा है। रखे नहीं रखे उनका निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, उसमें तो हम नहीं जा सकते। वो मन करता है नहीं करता ये भी हम लोग नहीं कह सकते, ये तो सेकंड गेसिंग है, हमें क्या मालूम है। लेकिन आप देखो, अगर इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना अपने में फेयर नहीं किसी भी व्यक्ति को। भाई आपके एडिटर का कुछ काम होता है, आप सामने आए, आपका कुछ काम है, ये भैया कैमरा दिख रहे हैं, इनका कुछ काम है। अब हम कंपेयर करें ये कितने अच्छे, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी कैमरामैन से, आपको कंपेयर कर सकते हैं बाकी पॉलिटिकल इंटरव्यूअर। तो पॉलिटिकली ही कंपेयर करने के बाद कैसे कंपेयर करें? जब अगर किसी चीज में दोनों में साथ साथ वो काम करें तो आदमी कंपेयर करे। और कंपैरिजन बड़ा आसान नहीं होता है जब तक आप प्रतिद्वंद्वी ना हो। भाई अब जैसे आप सिद्धारमैया जी को और डीके शिव कुमार जी को थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो, डीके शिव कुमार को और येदियुरप्पा को कंपेयर कर सकते हो, सिद्धारमैया और येदियुरप्पा को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो संगठन में ही रहे और जो इलेक्टोरल राजनीति में रहे उनको आप कैसे कंपेयर करो? जैसे मेरा संगठन की राजनीति में बहुत कम हस्तक्षेप रहा है, तो अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनूंगा, कैसे आप कह सकते हो? भावना ही है, कोई उसके पीछे फैक्ट तो है नहीं। लीडरशिप स्किल्स वो तो जब मौका मिलेगा तब पता चलेगा ना, तभी मैंने कहा ना, वो तो मौका मिलने से होता है ना। अच्छा सर, हिंदी हार्टलैंड में कितना डेंट कर पाएगी इंडिया अलायंस बीजेपी को? और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल नहीं, डेंट तो हिंदी हार्टलैंड में है, हिंदी हार्टलैंड में ही होगा। साउथ में तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी, कुछ थी 15-20 की करीब थी, और उसमें तो क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकारें आ गई हैं, और सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उड़ीसा में बैक्ट होना था वो भी नहीं हुआ है। तो हिंदी हार्टलैंड जो समझ लीजिए ऑलमोस्ट 250 पौने 300 सीटें या 300 सीटें मानी जाती हैं। वहां अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा राज्य नहीं है नॉर्थ इंडिया में जिसमें जब सामान्य विश्लेषण हमारे पास आ रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि अब सीटें फंस गई। पहले ऐसा नहीं था। भाई देखो, आप 25 सीटें हैं राजस्थान में, 2 आए 10 आए 20 आए, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा।
लोग सब ये कह रहे हैं, कोई जो बहुत ज्यादा बीजेपी का प्रो है वो कह रहा है 5 या 6 सीटें फंसी हुई हैं, जो बहुत कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई कह रहा है 10 सीटें फंसी हुई हैं, कोई कह रहा है 15-16 सीटें फंसी हुई हैं। फंसी हुई हैं या बीजेपी हार रही है, ये मैं नहीं जानता वो क्या कह रहे हैं, बट बिल्कुल साफ है क्योंकि 2019 में तो हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई भी सीट हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी स्वीप करके आई है बीजेपी, और जिससे भी मध्य प्रदेश से सवेरे भी एक व्यक्ति आया हुआ था, मेरे हिसाब से मैंने उनको कोई इतनी सीटें गिनाई जिसमें कांग्रेस अच्छा कर रही है, उसने 3-4 और ऐड कर दी। कितनी लग रही है आपको वहां पे? अब हाँ 12-14 तो ऐसी जिसमें कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। अच्छा, अब वो 12-14 जीत रहे हैं नहीं जीत रहे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि मैं वहां लोकल में तो हूं नहीं ना, आप हो ना, आप जाओगे वहां तो फिर आप बता पाओगे। ओके, लेकिन जो ये बिल्कुल साफ है कि जहां इनकी 100% सीटें थी, भाई अब 2 ही स्टेट ले लो आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो दिख रहा है कम से कम 10 डाउन है, कम से कम मैं कह रहा हूं, मैं ज्यादा भी हो सकता है। आप बिहार और झारखंड आ जाओ, 8-10 वहां गिरती दिख रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है 7-8 वहां भी गड्ढा हो जाए, तो 30 तो यही हो गई। अगर 30 हो गई तो सिंपल मेजोरिटी तो बीजेपी की खुद ही गई। 330 का 3 को 30 का अगर 270 हो गया तो सिंपल मेजोरिटी तो यही गई। और फिर जैसे कहते कि जब गिरते हो डाउनहिल, तो फिर इतना डाउनहिल जाते हो कुछ नहीं कह सकते। हर यही 10-10 सीटें अगर 15-15 हो गई तो 45 हो गया, और 8-10 अगर 2-2 3-3 4-4 आप बाकी 7-8 स्टेट से निकाल लो तो आप 60 सीटें डाउन हो गए। ये भी है, तो 230-240 हो गए, फिर तो खेल है ना। आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं अभी कोई ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकता, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं ओपिनियन ज्यादातर जैसे मध्य प्रदेश का दिया था, उसके पहले दिया था क्योंकि मैं वहां था, तो जहां हूं मैं वहां की ओपिनियन दे देता हूं। अदरवाइज मैं भी वही सुन रहा हूं, वही खबरें मेरे पास भी आ रही हैं जो आपके पास आ रही। अच्छा, बल्कि आपके पास ज्यादा आती होंगी क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, मैं टीवी नहीं देखता। आप अखबार नहीं पढ़ते क्यों? कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं से एक चीज आपको बता दूं, मैं स्पोक्स पर्सन हूं पार्टी का, पता नहीं हूं कि नहीं, लेकिन मेरे पास लोग आते हैं। ठीक है, मैं पिछले 11-12 साल से टीवी पर बात करता हूं। ठीक है, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं। तो आपका सोर्स क्या है? लोग है, पता चलता रहता है। ये इस बात को भी दिखाता है कि टीवी या अखबार की जो न्यूज है कोई इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, इसी मैं कम से कम टीवी पे हो सकता है मैं जो बात कहूँ लोगों को पसंद ना आए, पर कम से कम कोई ये तो नहीं कहता कि बेवकूफ है। अच्छा, इतना तो मानते होगे? इसका मतलब कुछ तो मेरे पास भी जानकारी होगी, और बिना अखबार पढ़े बिना टीवी देखे अगर जानकारी आ रही है तो आ ही रही होगी ना। हाँ, कहीं ना कहीं से। अच्छा, इसी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है कि मीडिया में लोगों के 2 परसेप्शन है कि एक तो चुनाव लड़ा जा रहा है मीडिया के अंदर जो दिखा रहा है कि इतनी सीट है, इसके वे है या वो है। दूसरा एक लोगों के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है जिसमें अंडरकरंट बहुत है, पर उसको अभी लोग जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसकी तरफ है। देखो, ये कारण ये था कि पहले मैं कोई सवाल नहीं किसी पे खड़ा कर रहा, पर सामान्यतः पहले मीडिया में, या जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, जिसको हम समाज में जो बातचीत करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रतिष्ठित लोग माने जाते हैं, मैं एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल्स की नहीं बात कर रहा, वो लोग जो जनता में होता था उस बात को कम बायस के साथ, मतलब अपने जो उनके पूर्वानुभास थे उससे कम हिसाब से उसकी बात किया करते थे, ज्यादा खुल के अपनी बात करते थे। और जो हम लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र पर जो प्रहार हुआ है, मीडिया पे जो प्रहार हुआ है, उससे एक तो ये हुआ है कि वो अपनी पर्सनल प्रेजुडिस या पूर्वानुभास है उसको इंसान ज्यादा लाता है, सारे विश्लेषण में उसी चीज को, आजकल खबर कम विश्लेषण ज्यादा देते हैं। हाँ, तो उससे वो क्या करते हैं, हर खबर को मोड़ के एक तरीके से डाल देते हैं। तो एक क्या हो रहा है कि जो जमीनी सूचनाएं हमें मीडिया द्वारा मिलती थी वो शायद उतनी सत्य नहीं है जितना आज से 15-20-25 साल पहले निकला करते थे। ठीक है, एक तो इस कारण से, जैसे लोग कह रहे हैं कि वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट नहीं है, आप शायद वोटर की बातचीत पकड़ नहीं पा रहे हो। अच्छा, ओके, वो प्रो बीजेपी हो एंटी बीजेपी हो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ठीक है, दूसरा ये है कि अपने में जो बातचीत चल रही है वो तो चल ही रही है, पब्लिक भी जब देखती है कि बड़े संवादों के जो पटल हैं या प्लेटफॉर्म हैं वहां मेरी बात मेरी भाषा में नहीं बोली जा रही है, तो वो उससे कटता चला जाता है। ओके, जब वो उससे कटता चला जाता है तो एक संवाद टूट जाता है, और फिर वो प्लेटफॉर्म जो है और ज्यादा आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है,
अब आप एक और चीज है, जैसे अब ये जो बायस की मैं आपको बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो हम लोग सामान्यता समझते हैं मोदी जी के फेवर में, उसमें आपको एक भी बात नहीं मिलेगी जो उनके खिलाफ हो या जो कांग्रेस के प्रो हो। कुछ ऐसे आप जैसे यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूबर हैं बहुत से जो माने जाते हैं प्रो कांग्रेस या एंटी, उनके आपको एक भी वोटर नहीं मिलेगा जो 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 मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हो। तो इस केस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन सही कौन गलत है, मैं इस केस में इंडिपेंडेंट व्यक्ति कहां से जानकारी ले। हाँ ये भी है। अच्छा, एक और हो गया कि जब एक तरफ बिल्कुल ही एक तरफा हो गई है तो दूसरी साइड को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर बैलेंस करने के लिए वो बिल्कुल एक तरफा चली जाती है। भाई टग ऑफ वॉर की तरह ना, रस्सा खींची, अगर ये एकदम खींच रहा तो फिर हमको तो फिर पूरा खींचना पड़ेगा ना। ये भी है। तो रस्सा खींची अगर हो गई है तो फिर दोनों तरफ अपनी तरफ खींचे। पर मेरे को उनका चुनाव याद आ रहा है ट्रम्प का, जब मीडिया अमेरिका की एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स उनकी तरफ हो गया था, वॉशिंगटन पोस्ट दूसरी तरफ हो गया था, पर लोग तो अल्टीमेटली डिसाइड कर ही पाएंगे। नहीं देखो, अमेरिका में ये बात स्थापित है कि पेपर्स पोजीशन लेते हैं, लेकिन वो पोजीशन लेते हैं तो उसको कहते हैं कि हम पोजीशन ले रहे हैं। ओके, अमेरिका के मीडिया में हमेशा होता है वो पोजीशन लेते हैं। उनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट कहेंगे फॉर एग्जांपल कि भाई पहली बार मैं जिंदगी में कह रहा हूं डोंट वोट डेमोक्रेट। उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बात अपने अपने माध्यम से, चाहे टीवी हो चाहे प्रिंट हो, उसमें कहते हैं, लेकिन वो भी खबर मैनिपुलेट नहीं करते। हाँ ये तो है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसका विश्लेषण करेंगे, सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करेंगे, नीतियों का विश्लेषण करेंगे। सरकार अगर कहीं गलत बोल रही है तो उसको पकड़ भी लेंगे। भाई वही तो एक देश है जिसने 2 या 3 बार तो अपने राष्ट्रपति तक को प्रोसिक्यूट किया है। दुनिया में कोई और देश बता दो, ऐसा तो है नहीं कि बाकी देशों में कभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री गलत नहीं रहे, अमेरिका ने तो किया है। तो वो ये तो उनमें है, और उनके अखबार वालों ने कई बार ऐसे ऐसे स्कैंडल निकाले हैं जिसमें राष्ट्रपति को इस्तीफा तक देना पड़ा, उनके मंत्रियों को, उनके कैबिनेट को इस्तीफे तक देने पड़े। पर वहां मैंने देखा है कि वो प्रो अगर हैं तो वो ओपनली कहते हैं, इसलिए उनका जो वोटर है, उनका जो व्यूअर है, उनका जो उनके अखबारों को पढ़ता है या उस टीवी को देखता है, वो जानता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने आज कह दिया है कि मैं इनके साथ हूं और क्यों हूं। तो फिर वो बिना बायस के देखता है ना। हाँ भाई अब डिबेट हो रही है, आप कांग्रेस के हो, मैं बीजेपी का हूं, ये भाई साहब खड़े, ये मेरी बात सुनेंगे, जानेंगे कि मैं बीजेपी का बात बता रहा हूं, आपसे जानेंगे कि आप कांग्रेस की बात बता रहे हो। लेकिन अगर बीच में एक बिचौलिया है जो हमारी डिबेट को वो कर रहा है, क्या कहा था, मॉडरेट आप लोग कहते हैं, वो अगर भाजपाई बन गया तो वो तो समझ रहा है इंडिपेंडेंट है ना। अगर वो आके कहता है कि भाई मैं भाजपाई हूं और मैं मॉडरेट कर रहा हूं, तो उसको भी इंसान पहचान जाएगा, उसकी मॉडरेशन को समझ जाएगा। अगर वो आपकी बात को दबाएगा तो कहेगा देखो कांग्रेस की बात दबा रहा है, अगर वो मेरी चीज को ज्यादा वो कहेगा देखो ज्यादा बायस से बोल रहा है। तो जो सुनने वाला है वो भी इंडिपेंडेंटली, दिक्कत हमारे यहाँ क्या है कि जो मॉडरेटर बैठा है वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, निष्पक्ष। जैसे कई बार संघ के लोगों को आप बुला लेते हैं और नीचे लिखते हैं राजनीतिक विश्लेषक, अरे वो तो संघ का है, वो तो बीजेपी का है, वो राजनीतिक विश्लेषक कहाँ हो गया? आप लिखो ना बीजेपी समर्थक, अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्यूअर क्या समझे वो व्यूअर की विवेक पे छोड़ दो ना। हाँ। आप तो मतलब कम से कम उसको गुमराह करने की कोशिश मत करो। उनके मीडिया में हमारे मीडिया में ये बहुत बड़ा फर्क है। ओके, एक सर मोदी जी भी कहते हैं और काफी लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने ये चुनाव भय आधारित बना दिया है पूरा का पूरा, कि 400 पार हो जाएगी तो ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा, अगले बार चुनाव नहीं होगा, मोदी जी आ जाएंगे। तो ये भाई कांग्रेस जीत गई तो मुसलमान हमारे सर पे चढ़ जाएगा, ये भय की बात है या खुशी की बात है? ये कौन फैलाता है? अगर मोदी जी हट जाएंगे तो मुगलों का राज आ जाएगा, ये कौन फैलाता है? अगर कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, ये कौन फैलाता है? तो बीजेपी फैलाती। तो भय की राजनीति तो तुम कर रहे हो ना। आपको याद है इन्होंने कहा था कि मियां मुशर्रफ खुश होंगे अगर मोदी हारेगा। हाँ। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2003-4 के कौन से चुनाव में। तो ये वाली राजनीति किसने शुरू की? दूसरी तरीके खेल तो आपने, भाई खेल के कानून तो आपने बनाए ना। आपने कहा हम इस तरीके से गोल करने की कोशिश करते हैं, तो जब आप उस तरीके से गोल करते हो, हम भी अपने तरीके से गोल करेंगे। हम क्या रूल्स तोड़ रहे हैं? हम क्या चीटिंग कर रहे हैं? हम क्या ईवीएम मैनिपुलेट कर रहे हैं? हम बंदूक दिखा के क्या वोट डलवा रहे हैं? नहीं ना।
तो फिर तो फेयर है ना गेम। ईवीएम मैनिपुलेशन के ऊपर क्या नहीं, वो बाद में आते हैं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, क्या कांग्रेस अनफेयर तो नहीं खेल रही ना। और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई पहली चीज आप कह रहे हो 400 पार, क्यों 400 पार, क्यों चाहिए 400? आपके खुद लोग कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। अमित अगर आप तो स्पष्ट कर दो ना, संविधान में क्या बदलोगे। ऐसा तो कोई है नहीं कि 400 आने के बाद ही आपके पास आइडिया आएंगे क्या बदलना है। उन्होंने तो अपने लिए टारगेट रखा था 400, उनको कहाँ संविधान बदलने। तो कह दो नहीं बदलना, कौन मना कर रहा है? उन्होंने प्रधानमंत्री कहे कि हम कसम खाते नहीं बदलेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अम्बेडकर जी भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। नहीं, ये कहने की बात होती है, ये कहने की बात होती है। संविधान में क्या नहीं, संविधान भी बदला जाएगा, कुछ कुछ चीजों में संविधान को बदलने की आवश्यकताएं होती है जैसे समय निकलता है। 80 या 100 बार हम बदल चुके हैं, 80 या 100 बार और भी हम बदल सकते हैं। लेकिन क्या वो जो उसकी मूल भावना है या उसके कुछ अंदर में 8 या 10 या 15 या 20 ऐसे प्रावधान हैं जिसको लोग अपने देश का संविधान मानते हैं, क्या वो आप बदलने जा रहे हो? स्पष्ट कर दो नहीं, कह दो नहीं, बिल्कुल नहीं रिजर्वेशन छुएंगे। क्यों नहीं कहते? भाई आपको भी मालूम है कि 400 पार में एक बहुत बड़े समाज में ये संदेश चला गया है कि आप रिजर्वेशन पर या आरक्षण पर कुछ उल्टा सीधा करने वाले हो। ठीक है, अब आप उस चक्कर में हो कि अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरोवा, कि हम अपर कास्ट को भी नहीं परेशान करना चाहते क्योंकि उनको हम लोगों ने गुट्टी पिला दी है कि हम आरक्षण हटा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करेंगे, एक आपने प्रचार कर रखा है तो SC ST में उड़ जाएगा तो हम कुछ ना बोले तो ज्यादा ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा सयाने बनते हो ना, एक्टिंग टू स्मार्ट, तब आप फंसते हैं। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से एक्टिंग टू स्मार्ट वाली बात हो गई अंग्रेज बीजेपी की। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने ये सेल्फ गोल किया है, ये 3-4 चीजों की वजह जिसकी वजह से माहौल बन रहा है उनके थोड़े थोड़े खिलाफ? हो सकता है, देखो जब परिस्थिति हाथ से निकलती है तो सेल्फ गोल भी होने लगते हैं। जैसे कांग्रेस ने किए बहुत सेल्फ गोल सब लोग करते हैं। हम लोग कई बार ऐसी बयानबाजी हो जाती है जो ठीक नहीं है, कभी कभी गलत समझ आ जाती है, कभी कभी हम परिस्थिति नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी लोग हमारी बातों को मैनिपुलेट कर देते हैं तो लोगों में दूसरा संदेश चला जाता है। वो तो होता है, परिवारों में भी होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होता है, माँ और बच्चों के बीच में भी होता है। बच्चे को जैसी बात कर जाते हैं वो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, वो तो होता है। ठीक है, लेकिन जब मामला उल्टा पलटने लगता है ना तो फिर सब चीज उल्टी पलटने लगती है। अच्छा, और फिर देखो जैसे दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, आज झगड़ा हुआ शाम को नहीं उठा, लेकिन जब दोस्ती टूट गई तो छोटी छोटी चीजें भी दुख देती है। हाँ, मायने रखती हैं। सर, शीला जी की फोटो में वहां देख रहा हूँ, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि शी गाइडेड मी लाइक माय एल्डर सिस्टर। किस तरीके से याद करते हैं आप अपनी मदर को? नहीं देखिए, देखो एक तो पर्सनल याद है वो तो और वो मैं शेयर भी नहीं करना चाहूंगा। वो मेरी माँ, मेरे बीच में जो प्यार सम्मान स्नेह था वो अलग है, वो हर किसी के लिए उनके माँ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। राजनीतिक रूप में तो बहुत ही कम ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, शायद ही कोई और ऐसा मुख्यमंत्री हो, दिल्ली तो छोड़ दीजिए देश में भी, जो ऐसी धरोहर छोड़ गया हो। आज उनके जाने के 10 साल बाद भी अगर आप सड़कों पे चले जाएं तो लोग कहेंगे साहब दिल्ली तो शीला जी ने बनाई। वही ऑटो वाले जो आज से 10 साल पहले बड़ी बड़ी मतलब उल्टी सीधी बातें उनके बारे में कहा करते थे, वही टैक्सी वाले, वही लोग कहते नहीं साहब काम तो वो करके गई। तो उन्होंने तो अपना नाम दिल्ली के इतिहास में दर्ज कर दिया है। और कोई उस बात को 10 साल हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली सरकार में, मोदी की सरकार है ऊपर, दोनों कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। आपको याद होगा दोनों ने उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में भी 50 बातें की, औरों के बारे में की। 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ भाई। जरूर इंक्वायरियां हुई होंगी। एक तो मुझे याद है सीबीआई का एक जवाब था आरटीआई में, वो कौन वीरेंद्र गुप्ता या कौन बीजेपी के थे, उन्होंने कहा कि साहब हमने 37 जगह इंक्वायरी खोली, कहीं भी हमको भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला, हमने 37 के 37 बंद कर दी। ये वही सीबीआई है जिस पर हम बार बार कहते हैं कि मोदी जिनका दुरुपयोग कर रहा है जी। वो भी संस्थाएं कुछ नहीं पता कर पाई। सारी फाइलें तो आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी भले कह ले हमारे पास सीबीआई नहीं है, फाइलें तो है ना तुम्हारे पास। अपने अधिकारियों से खुलवा लो, देख लो उनमें क्या गलत है। तुम क्यों नहीं निकाल पाए भी क्या गलती? आपको याद होगा ये कहते थे कि रिलायंस से बहुत ज्यादा है संबंध फलाने से, तो वो फाइलें देख लो। ये कोई अनपढ़ लोग तो है नहीं भाई। केजरीवाल जी और उनकी बीवी दोनों इनकम टैक्स से हैं। इनकम टैक्स का तो काम ही है अकाउंट्स में से गलतियां निकालना, और क्या काम है इनकम टैक्स का?
कोई इनकम टैक्स गड्ढे थोड़ी खोदता है, कोई इनकम टैक्स स्कूल में थोड़ी पढ़ाता है, कोई इनकम टैक्स इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी तय करता है। उसको तो यही काम है, कागज देख के उसमें गलती निकालना, और तो कोई काम नहीं है ना इनकम टैक्स का। तुम ही नहीं निकाल पाए कुछ, तो क्या तुमने क्या, तुमने यही कहा ना कि 10 साल में भैया हम जो कुछ कह रहे थे वो सरासर झूठ था। तो अब इसमें मैं क्या सफाई दूं शीला जी के बारे में, उनको तो समय ने पाक साफ सिद्ध कर दिया ना। ओके, सिंस योर फैमिली वाज सो क्लोज टू गांधी फैमिली, फिर भी टिकट नहीं मिलती कांग्रेस में? एक चीज हाँ। कांग्रेस में टिकट मिलती कैसे है, उसका नहीं, तरीका क्या है? जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको पता था। नहीं, पहली चीज तो ये गांधी फैमिली के क्लोज हैं क्या है ये मैं नहीं मालूम है क्या है। मेरे दादाजी का बहुत निकट का संबंध था सोनिया जी के साथ, और सॉरी इंदिरा जी के साथ, और उसके पहले नेहरू जी के साथ मेरी माँ का रहा संबंध। ठीक है, मेरा तो सामान्य है, मैं राहुल जी से जानता हूँ और सोनिया जी को मैं नेता मानता हूँ, बट मुझे नहीं लगता मेरा कोई बहुत ज्यादा क्लोजनेस है। किसी ऑर्डिनरी कांग्रेसमैन से ज्यादा क्लोजनेस होगी तो मैं नहीं मानता हूँ, जैसे औरों, बल्कि औरों का तो ज्यादा होगा। टिकट क्यों नहीं मिला ये मुझे नहीं पता है, और मिलती कैसे है ये भी नहीं मुझे पता है। नहीं, आपने कहा स्टार्टिंग, नहीं वो तो मुझे कैसा है, कुछ चीजें आप किसी पार्टी में रहते हैं तो आप समझ जाते हैं कुछ चीजें में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे लग गया था कि भाई यहाँ ये किसी और चीज को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, वो तो उनके भाई, देखो आप कांग्रेस में अगर रहना चाहते हो तो कांग्रेस की अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं आपके हिसाब से आपको उनके साथ रहना है। या तो आप इस पोजीशन में आइए, या कोई आपको इस पोजीशन में डाल सके कि आप उनको बदल दो, नहीं तो आप अपनी बात कहो, वो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे वो जाने। अच्छा, ये वही घर है जिसमें जब राहुल गांधी जी की वो मेंबरशिप पार्लियामेंट से चली गई थी, एमपी का जो कोर्ट का डिसीजन था, उसके बाद कहा गया था कि यहाँ पे रहने के लिए आएंगे, वैसी बात हुई थी? नहीं देखिए, उन्होंने शायद देखा होगा कुछ घर, और क्या कौन से घर देखे होंगे मुझे नहीं मालूम है। हमने देखा तो राहुल जी ने ये भी घर देखा था, पर उसके बाद तो उनकी वही बम्बे से वापस आ गई। तो शिफ्ट करते नहीं करते ये तो अब एक स्पेकुलेशन बन गई है ना। अगर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं वो रिलीफ देता, तो अब यही घर वो देख रहे थे या और भी घर देख रहे थे, ये तो राहुल जी बेहतर जाने। अच्छा, एक आपके बारे में है कि आपकी बसें बहुत चलती है दिल्ली में। हाँ तो दिलवा दो मेरे बस, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ, मीटर भी बस भी। मैं तो आज आपके सामने कह रहा हूँ कि सारे के सारे बसें मुझे दिलवा दो। पैसे वाले लोग हो आप। हाँ बिल्कुल, आप, मैं तो कह रहा हूँ ना, मीटर और बसें, आप ऐसा है जो भी कहता है उससे कौन लाके यहाँ रख दे। भाई देखो ऐसा है, अगर बसें मेरी हैं तो मुझे किराया मिल रहा होगा उनका, ठीक है, या मैंने खरीदा होगा, तो कहाँ से खरीदा होगा भाई? बसें कोई ब्लैक में तो खरीदी नहीं जाती, उसका चेक जाता है। बिल्कुल, तो पता कर लें बसें किसने खरीदी। दिल्ली सरकार को ये किराए पे मिली हैं बसें, तो दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली सरकार मुझे पैसा देती होगी ना, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार कहती कि मैं संदीप दीक्षित को किराया देती हूँ? बता देना कोई। अच्छा, मेरा ये कहना है कि एक बस छोड़ो, बस का तुम्हें अगर एक सीट भी मेरी मिल जाए तो मैं मानूं। मैंने तो चिट्ठी लिखी है एलजी साहब, अच्छा, ये सब जो है इनकी तहकीकात करो। अच्छा, अगर ये मेरी निकले तो इनको राष्ट्रीयकृत कर दो इन संपत्तियों को। एलजी साहब ने तो कोई इंक्वायरी की नहीं, मैं तो केजरीवाल को कह देता हूं करो भाई, कर लो ना। अगर कितनी है दिल्ली में ये ऑरेंज बसें, मैं कहा 500-600 होंगी। हाँ, उससे ज्यादा ही है, उससे तो 500-600 बसें अगर मैंने खरीदी हैं तो कहां से, लंदन से खरीदी क्या, या मतलब वो क्या कहते हैं बैंकॉक से खरीदी, कहां से खरीदी? चेक तो यहीं से गया होगा। जिन कंपनियों से खरीदी उनसे पूछ लो किसने खरीदी, उन कंपनियों के आप डायरेक्टर देख लो, उन कंपनी का पैसा देख लो। मेरा हो तो मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बस निकले तो मैं सारी आपको दान कर दूंगा, सारी की सारी, जिंदगी भर आप आराम से बसों में घूमोगे फिर। आपको बसें क्या जो चाहे आप, मैं आपको दिलवा दूंगा। प्रूफ तो करो। मैं आपको बताता हूँ, बीच में एक आदमी ने मुझसे कुछ कहा कि साहब कोई जोरबाग में आपका घर है। अच्छा, जोरबाग में? हाँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा मेरा 1 नंबर रसीना हिल पे भी घर है। कहने का अच्छा कितने की खरीदे? बाद में पता चला मैं राष्ट्रपति भवन की बात कर रहा हूँ। कहने लगे आप मजाक कर रहे हो? मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मेरा है तो मैंने तो उससे कहा कि अगर मेरा घर है तो आप अभी मेरे पास आओ, उसके ट्रांसफर के कागज लेके। कहने का अच्छा, कहने का क्या रेट होगा? मैंने कहा 0, मैं अभी ट्रांसफर किए दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने कहा जिस अभागे का होगा उससे केस लड़ते रहना, तो ये मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं तो आपसे अभी कह रहा हूँ कि आप केजरीवाल के पास जाओ,
ठीक है, या सिसोदिया के पास जाओ अगर आपको तिहाड़ जेल का मिल जाए पास, नहीं तो आतिशी के पास चले जाओ, या क्या कहते हैं जो बाकी इनके सौरभ भारद्वाज हैं, आप यहाँ से सीधे जाओ और ये कहो कि मैं अभी सारी बसें आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, कितना दोगे मुझे? पूछ लो उनसे। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सही में आप में, मैं माफ करिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो उनसे जाके मेरे सामने पूछ लो। कोई उनसे क्यों नहीं पूछता है कि बसें किसकी हैं? अच्छा, ये आप ये जैकेट पहने हो, आपको मालूम है ना ये जैकेट आपका है, या आपने अपनी बहन से लिया, या आपके दोस्त ने दिया? हाँ बिल्कुल। या घर में पड़ा था आपने पहन लिया? हाँ। तो ये जैकेट किसका है आपसे पूछना चाहिए ना। हाँ, तो ये बसें किसकी हैं पूछ लो इनसे। ठीक बात। अब जो ये जो जवाब देंगे, हाँ। मेरा ये है कि अगर मेरी बसें हैं तो मुझे 10 साल से किराया क्यों नहीं मिला? मैंने बताओ ना, आप हंस रहे हो। नहीं, मेरा किराया दो ना मुझे यार, कमाल कर रहे हो तुम। पूरी दिल्ली मेरे बसों में बैठ रही है, मुझे किराया नहीं मिल रहा। आना तो चाहिए ना। और अगर मेरी बसें नहीं हैं तो क्या दिल्ली सरकार या वो लोग जो बार बार इस बात को कहते हैं, क्या सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगेंगे? ये बात भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल। भाई इतने मीटर थे मेरे, तो कहीं तो निकल के आता ना। या तो मैं इतना कुशल चोर हूं कि इतने बड़े नरेंद्र मोदी और इतने बड़े आम आदमी मुझे नहीं पकड़ पाए। अगर मैं इतना कुशल हूं तो मुझे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। कि 800 बसों में से आप कटाक से प्रधानमंत्री पे आप। मैं सब पे कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री पर नहीं, चलो कम से कम मुझे मुख्यमंत्री तो होना चाहिए दिल्ली का। ये तो यार कितना है, 500-600 बोतलों में पकड़े गए, मैं तो 800 बसों में नहीं पकड़ा गया हूं। क्या बात है, क्या बात है। वही तो मैं कह रहा हूं ना। ये तो बसें तो तब आई थी जब इतना बड़ा एंटी करप्शन कैंपेन चल रहा था। मैं आज भी कह रहा हूं सर आपसे कि एक बस ला दो ना मेरे पास। ओके। या फिर उनका मुंह चुप कराओ जो रोज झूठ बोलते हैं। ओके, तो सुन रहे हो आप लोग सुन रहे हो, इनकी कोई बसें नहीं है, और अगर है नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई बस नहीं, आप हैं तो ले आओ ना मेरे पास। और सारी आपकी 100% सारे के सारे आप ये छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ इनके पास जाओ। आतिशी जी हैं, और ये क्या नाम है, सौरभ भारद्वाज हैं, और इनके बाकी जो भी हैं, सबके पास जाके कहो कि भाई साहब ये बसें किसकी हैं बताई जाए। जी। और अगर वो कहें मेरी हैं तो फिर मेरा किराया दो। ओके ओके सर। और किराए में जैसे वो कहते हैं ना कि वो क्या होता है, एक कमीशन दिया जाता है, 50% आपका। उसके बाद आप फिर नहीं कहोगे कि यूट्यूबर है, कहोगे मेरा चैनल है। क्या बात है सर। ओके सर, 2 क्वेश्चन बाकी। हाँ बोलिए। एक तो सिंस आपकी लाइब्रेरी देखी, क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? और नहीं, मैं पढ़ता बहुत हूँ। मेरी ये तो नहीं है, लाइब्रेरी मेरी नीचे है। अच्छा। और हमारा जो दफ्तर है भोपाल में, वहाँ है जहाँ मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। लाइब्रेरी तो किताबें तो मेरी बहुत है, किताबें तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ। अभी एक आध महीने से नहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, बिकॉज वो क्योंकि चुनाव थे और इन चीजों में हम फंसे हुए थे। बट अभी तो मैं कुछ हिस्ट्री की 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, जो उसका आर्यन माइग्रेशन वाले जो सवाल थे उस पर। वो ऐसे कभी कुछ पढ़ते हैं, ये कोई ये नहीं कि यही पढ़ना है, कभी कुछ पढ़ते हैं। अभी शुरू किया मैंने, इसके पहले कुछ और देख रहा था, उसके पहले कुछ अयोध्या पे लिटरेचर पढ़ रहा था। तो कुछ ना कुछ, कभी नॉवल पढ़ लेते हैं, कभी हिंदी की कविता पढ़ लेते हैं, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर है। और आप रेकमेंड कौन सी करने चाहोगे बुक्स आज के मतलब बच्चों को? कोई फेवरेट बुक्स आपकी? नहीं, फेवरेट बुक बहुत है, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा बहुत लंबी, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ते हैं तो ये नहीं कह सकते ये फेवरेट। कोई 2 3 4 कोई भी रैंडम आप दिमाग में? नहीं, देखो वो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट की, आप अगर मुझे पूछो हिस्ट्री और लिटरेचर में क्या पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। अच्छा। वो क्या बताऊं, वो बहुत, क्योंकि क्या है कि मुझे बहुत किताबें अच्छी लगती हैं। अच्छा। तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं मेरा फेवरेट खाना क्या है, अब मुझे खाना इतना पसंद है कि बहुत खाने मेरे फेवरेट है, तो मैं ये कैसे कह दूं कि ये 4 हैं, फिर वो 5वें को बुरा लगेगा। हाँ, ये बात है। और सर आप रनिंग वगैरह करते हैं क्या? करते हैं, सवेरे करते हैं रनिंग। और आपकी पर्सनल हॉबीज क्या क्या है? नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ, म्यूजिक देखता हूँ, और कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरा एक अच्छा ग्रुप है लोगों का। फिल्म देखता हूँ, जैसे किताब भी पढ़ता हूँ। मुझे घूमने का शौक है, लेकिन पहाड़ पसंद नहीं है और समुद्र पसंद नहीं है। अच्छा। तो इंटरनल एरिया में घूमता रहता हूँ। अच्छा, लोगों से बात करना। हाँ, मैं एक चीज वैसे आपको बता दूं, मुझे सबसे बोरिंग पॉलिटिक्स लगती है। अच्छा। सबसे बोरिंग। बहुत कम मैं कहता हूं, मेरे राजनीतिक मित्र जो है उसको बुरा मानेंगे, बट
इसलिए मैं अपने मित्रों में भी राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं करता हूँ, बल्कि कभी मिलता हूँ दोस्तों में, उसमें कोई राजनीतिक चर्चा को, कि हमारे हिंदुस्तानियों को अजीब दिक्कत है, हर आदमी पॉलिटिक्स डिस्कस करता है। मैं अक्सर उस मीटिंग से भी उठ जाता हूँ कि नहीं भैया, राजनीति नहीं डिस्कस करनी। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है आपको? हिस्ट्री हिस्ट्री मैं पढ़ा भी चुका हूँ, मैंने एमए तक हिस्ट्री की है, उस पर चर्चा करनी। हिस्ट्री में शायद आप जिंदल पे भी एक आध बार पढ़ा है, उसमें पब्लिक पॉलिसी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, बट सबसे फेवरेट मेरा सब्जेक्ट या कोई चीज है वो हिस्ट्री की है। बट वो उसके लिए मैं कोई हिस्टोरियन नहीं, मतलब मैं उस जैसा नहीं हूँ कि 2 किताब पढ़ के यूट्यूब भरता फिरूं जो आजकल तमाम हिस्टोरियंस बन गए ना, वो नहीं। हिस्टोरियन एक क्रेडिबल लोगों की होती है, उनको हिस्ट्री समझनी चाहिए, कम से कम 20, 25, 30 साल का उसमें अनुभव हो, तब उसको हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं। देखो कि आपने फिजिक्स पढ़ ली तो आप फिजिसिस्ट नहीं हो गए, उसके लिए एक क्रेडिबिलिटी चाहिए, एक सालों की साधना आराधना उस सब्जेक्ट को समझने की चाहिए। मतलब वो 2-4 हॉलों में जाकर लेक्चर देने से कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन जाता है। तो मैं उसका अध्ययन करता हूँ, उसमें डीपली इंटरेस्टेड हूँ। ये सर जो एक इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये है कि आपका जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो आप जो लेते हैं लोगों से, वो लोगों से बात करके लेते हैं रादर देन और है। तो जैसे किताबों से सीखा जाता है, आपका रिसोर्स जो है वो लोगों से मिलके। देखो साहब, अच्छा लगता है आपको ज्ञान 2 ही चीजों से आ सकता है, लोगों से बात करके, किताबों से। तीसरा मुझे सोर्स बता दो। तो आप ट्रैवल भी बहुत करते होंगे? ट्रैवल बहुत करता हूँ मैं, अभी नहीं किया था, अभी तो मैं क्योंकि ये टिकट की जद्दोजहद में था, लेकिन उसमें मैं उनसे नहीं मिलता हूँ जो किसी चीज की पार्टी है। जैसे मैं एक पॉलिटिकल फीडबैक कभी नेताओं से नहीं लेता, अच्छा, वर्करों से भी नहीं लेता, सामान्य जन से। और सामान्य जन से भी ये नहीं कि कहीं जाके ऑटो में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, समूहों में उनके मुद्दों को डिस्कस करते हुए, उनके विषयों के बारे में बात करते हुए, उनके सम्मेलनों में जाकर, उनके साथ उनके घरों में बैठकर किसी और विषय पर बात हो रही है, फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता है, फीडबैक निकलता है, उससे अपनी समझ बनाता हूं। इतना मैं आपको बता सकता हूं कि आज तक जिन चुनावों में मैं इन्वॉल्व रहा हूं, और कोई 12-14 ऐसे चुनाव हैं जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहा हूं, एक भी बार मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं आई है। अच्छा, तो अब आप क्या? जो मैं पार्टी को फीडबैक देता हूं, आज तक सबकी सब सही हुई है। मैं रेंज नहीं बता सकता, मैं इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि ये कहूं कि भाई 145 आएंगी या 146 आएंगी, लेकिन हम अच्छी तरह से हार रहे हैं, मार्जिनल हार रहे हैं, मार्जिनल जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। इतना जो मैंने फाइनल अपनी अप्रूवल्स दिए थे, जैसे मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में जब दिल्ली की पोलिंग हो गई तो पार्लियामेंट में मैं जा रहा था, तो सोनिया जी ने मुझसे पूछा दिल्ली कैसी रही, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा, तो सोनिया जी ने पूछा कितना, मैंने कहा 10 से कम रहेंगी, और 8 या 7 सीटें आई थी। कोई नहीं मान रहा था दिल्ली में। एक जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे दिल्ली में, ये मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, अगस्त सितंबर की बात है, जुलाई अगस्त या सितंबर की बात है, वो मुझे इंटरव्यू करने आए थे पंडारा पार्क में मेरे घर पे, और मुझसे पूछ रहे थे उस समय कि आपको कितना लगता है वोट पड़ेगा आम आदमी में। मैंने कहा मिनिमम 20%। अच्छा, ये बात होगी जुलाई अगस्त की। तो सर अभी का बताइए ना, आप 2024 का। अभी जैसे मैंने कहा इतना मैं नहीं घूमा, अभी नहीं घूमे इतना। और देखिए मैं फिर भी थोड़ा मैं पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करता, पार्टी को फीडबैक दूंगा। वो इसलिए है क्योंकि वो फेयर नहीं है। देखिए मैं पार्टी का सदस्य हूं, मैं अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, वो पार्टी की वॉइस मानी जाएगी, और पार्टी की वॉइस में चुनाव तक पार्टी के लिए शेयर करूंगा। पार्टी के बाद आप समझो मैंने सही कहा गलत कहा, वो आपके ऊपर है, उसके बाद सिंस आपने कहा कि पॉलिटिक्स आपको बोरिंग लगती है, तो हाँ, मतलब और चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो आपको क्या घर में थोपा गया था आपके ऊपर पॉलिटिक्स? नहीं, आप डिफाइनिंग मोमेंट कौन सा था? नहीं, देखो मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट था गुजरात के दंगे, 2002 के। मैं उसमें गया भी था, वहां रिलीफ देखा भी था, और मुझे तब लगा कि मुझ जैसे लोग, जो मैं ये क्या कहते हैं स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करता था, कि इस तरीके का काम अब उतना प्रभावी नहीं है, हम लोगों को पॉलिटिकल फील्ड में एंटर करना चाहिए। स्वाभाविक है कि क्योंकि मेरी माँ मुख्यमंत्री हैं, मुझे वो जगह या मौका मिल जाएगा जो औरों को नहीं मिलेगा। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर मैं शीला जी का बेटा ना होता तो शायद उस समय टिकट नहीं मिलती मुझे, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मिली इसलिए है क्योंकि उनका बेटा था, ठीक है, और उस समय पहली बार इसलिए जीते भी उस कारण। खैर उस समय तो कांग्रेस की वेव थी दिल्ली में, 2004 में और 9 में तो कोई इशू ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए एक तरीके से एक बड़ा जरूरी मोमेंट रहा।
ठीक है, अब वो तो है ही भाई, राजनीतिक परिवार से रहे हैं, दादाजी भी रहे हैं, माताजी भी रही हैं, तो उसमें रुचि तो है, बोरिंग चीज में भी रुचि तो होती है। हाँ मतलब वो परिवेश हाँ, वो परिवेश में तो वो है। भाई घर में पिताजी हॉकी खेलते तो आप भी, अब जैसे मेरे फादर बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, तो स्पोर्ट्स के प्रति हमेशा एक लगाव रहा। मेरे माँ बाप को क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद था, तो मैं और मेरी बहन, हम लोगों को क्लासिकल म्यूजिक के प्रति आकर्षण हुआ। आज मोना भी आई, माय वाइफ, उनको भी क्लासिकल म्यूजिक के प्रति बहुत आकर्षण है, क्लासिकल डांस, फोक, इसके प्रति मेरी बेटी को भी, तो वो परिवार का एक वो तो बन ही जाता है ना। हाँ, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, आम कैसे खाते हैं आप? वो हो गया ना 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 ना, वो एक इंटरव्यू में पूछ लिया था, ये चीटिंग वाला सवाल है। बार बार नहीं, बार बार नहीं, बार बार नहीं जी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ओके।